क्या K2-18b एक आबाद समुद्री दुनिया है? K2-18b के कुछ आकर्षक अवलोकन भयानक काल्पनिक संचार के साथ आए हैं। महासागरों या जीवन का कोई प्रमाण नहीं है। यद्यपि पृथ्वी के आकार का पहला एक्सोप्लैनेट जिसे हम सीधे चित्रित करते हैं, उसमें संभावित रूप से कई दिलचस्प गुण होंगे, जिनमें महाद्वीप और महासागर, बादल कवर और संभवतः जीवन शामिल होंगे। यह हमारे उपकरणों को एक एकल पिक्सेल से अधिक कुछ भी दिखाई नहीं देगा। एक्सोप्लैनेट वायुमंडल के बारे में सीखने की वर्तमान तकनीक में पारगमन स्पेक्ट्रोस्कोपी शामिल है और हमें सावधान रहना चाहिए। कई अणुओं और यौगिकों की अवशोषण और उत्सर्जन विशेषताएं एक दूसरे के लिए भ्रमित हो सकती हैं। हाल ही में मिनी नेपच्यून के समान एक एक्सोप्लैनेट का स्पेक्ट्रम लिया गया था, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और शायद डाइमिथाइल सल्फाइड जैसी गैसों की उपस्थिति का पता चला था। हालांकि उस डेटा से जो दावे सामने आए हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि यह एक जल समृद्ध हाइसीन दुनिया है जिसके वातावरण में जीवन है, बिल्कुल बेतुके हैं और डेटा द्वारा समर्थित नहीं है। हालांकि हमें बिल्कुल असामान्य स्थानों पर जीवन की तलाश करते रहना चाहिए, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अप्रमाणित निष्कर्षों पर पहुंचकर खुद को मूर्ख न बनाएं। दुर्भाग्य से लगभग हर कोई अभी भी इसे गलत समझ रहा है। मुझे खेद है, हर कोई। लेकिन हमें हाइसीन दुनिया और डाइमिथाइल सल्फाइड के बारे में बात करने की जरूरत है। यदि आप समाचारों पर नजर रख रहे हैं तो आपने सुना होगा कि वहां एक ग्रह है पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष। यह भाग सत्य है। इसे ही खगोल शास्त्री इसके तारे का रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं, जो तकनीकी रूप से लेकिन व्यावहारिक रूप से सत्य नहीं है। यह पृथ्वी से भी बड़ा और अधिक विशाल है, जिसे अभी भी कई लोग गलती से सुपर अर्थ कहते हैं। यह एक तरल जल महासागर में समाया हुआ है, जो ऐसा दावा नहीं है जो डेटा द्वारा समर्थित है, और इसके वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड शामिल है, जो सच हो भी सकता है और नहीं भी। एक ऐसा यौगिक जो केवल पृथ्वी पर जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बनता है। यह ग्रह K2-18b वास्तव में JWST द्वारा देखा गया था और इसके वायुमंडल का एक शानदार स्पेक्ट्रम लिया गया था, जिससे इसके बारे में कई आकर्षक विवरण सामने आई। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि K2-18b एक हाइसीन दुनिया है। पानी का पता नहीं चला। डाइमिथाइल सल्फाइड के लिए केवल संदिग्ध सबूत है, और भले ही यह वायुमंडल में मौजूद है, इसके लिए जैविक कारण बताना एक अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध प्रस्ताव है। फिर भी यदि आपने इंटरनेट पर चारों ओर से सुर्खियां पढ़ी हैं, तो यह केवल न्यूयॉर्क पोस्ट या डेली मेल जैसे अपमानजनक विदेशी जीवन से प्रेरित सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि आमतौर पर नेशनल जियोग्राफिक, BBC और जैसी विश्वसनीय जगहें हैं। यही बिग थिंक पर। लेकिन मैं शर्त लगा रहा हूं कि आप प्रचार और अतिशयोक्ति नहीं चाहते, आप वैज्ञानिक सत्य चाहते हैं। आइए देखें कि वास्तव में एक्सोप्लैनेट K2-18b के साथ क्या हो रहा है। आकाशगंगा में सबसे आम आकार की दुनिया एक सुपर अर्थ है। 2 और 10 पृथ्वी द्रव्यमान के बीच, जैसे कि केपलर 452b दाईं ओर चित्रित है। लेकिन इस दुनिया का किसी भी तरह से पृथ्वी जैसा चित्रण गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें या तो एक बड़ा अस्थिर गैस आवरण होने की अधिक संभावना है, जो इसे मिनी नेपच्यून बनाता है, या एक गर्म छीन लिया हुआ ग्रहीय कोर बनाता है, बुध के एक बड़े संस्करण की तरह। बिल्कुल भी पृथ्वी की तरह नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब उन ग्रहों की बात आती है जो पृथ्वी के भौतिक आकार के हैं, तो उस दुनिया की तरह होने की कई संभावनाएं हैं। यह बिल्कुल पृथ्वी की तरह हो सकता है। एक पतला वातावरण, इसकी सतह पर तरल पानी, लेकिन इसके साथ साथ महाद्वीप और भूमि समूह भी। यह पृथ्वी की तरह हो सकता है, लेकिन गीला। एक पतला वातावरण और एक सतह जो पूरी तरह से पानी से ढकी हुई है, जिसमें पानी की गहराई के अलावा कोई महाद्वीप या भूमि द्रव्यमान नहीं है। यह शुष्क और या गर्म हो सकता है। पतला वातावरण या यहाँ तक कि कोई वातावरण नहीं, व्यावहारिक रूप से कोई पानी नहीं, और सतह जो ठोस और चट्टानी है, जैसे मंगल या बुध। यह जमी हुई और ठंडी हो सकती है, जहां इसके किसी भी वातावरण, यदि कोई हो, के नीचे एक बर्फीली पानी युक्त सतह है, जिसके नीचे संभावित रूप से एक तरल उपसतह पानी वाला महासागर है, या ज्वालामुखीय गैसों और अन्य रासायनिक रूप से उत्पादित यौगिकों के कारण संभवतः बादलों के साथ इसका अपना गाढ़ा वातावरण विकसित हो सकता था। शुक्र की तरह इन दुनियाओं में सतही तापमान महासागरों के पानी के अनुकूल होने की संभावना नहीं है। आप पूछ सकते हैं, फिर जब एक्सोप्लैनेट K2-18b की बात आती है, जो तापमान के मामले में अपने मूल तारे से लगभग उतनी ही सापेक्ष दूरी पर है जितनी पृथ्वी सूर्य से है, तो इनमें से कौन सी संभावना इसका सबसे अच्छा वर्णन करती है? उत्तर आश्चर्यजनक रूप से उनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कोई भी संभावना K2-18b का वर्णन नहीं करती है, क्योंकि यह पृथ्वी की तुलना में विशाल, फूला हुआ और नेपच्यून जैसा है।
जब तारों का प्रकाश किसी पारगमन बाह्य ग्रह के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो हस्ताक्षर अंकित हो जाते हैं। उत्सर्जन और अवशोषण दोनों विशेषताओं की तरंग दैर्ध्य और तीव्रता के आधार पर एक एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल के भीतर विभिन्न परमाणु और आणविक प्रजातियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को पारगमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तकनीक के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। JWST को सूर्य जैसे तारों के चारों ओर पृथ्वी के आकार के ग्रहों के लिए स्पेक्ट्रा नहीं मिल सकता है, लेकिन हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को अंततः मिल जाएगा। श्रेय ESA डेविड सिंह प्लैनेटरी ट्रांजिट एंड ऑन्सिलेशंस ऑफ स्टार्स प्लेटो मिशन एक क्षण के लिए इन तथ्यों पर विचार करें। K2-18b पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 2.6 गुना और द्रव्यमान पृथ्वी का 8.6 गुना है। इसका मतलब है कि इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के आधे से भी कम है, जिसका अर्थ है कि इसके चारों ओर वाष्पशील गैसों का एक बड़ा आवरण है। किसी ग्रह का अधिकतम द्रव्यमान आकार हो सकता है और फिर भी अपेक्षाकृत पतले वातावरण के नीचे उसकी चट्टानी सतह पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना और पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 1.3 गुना है। K2-18b उन दोनों मानों से काफी अधिक है और बड़े विशाल ग्रहों के लिए जो पृथ्वी, मंगल, शुक्र की तुलना में नेपच्यून, यूरेनस की तरह अधिक हैं, उनका मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उनके लिए सभी की सबसे हल्की गैसों हाइड्रोजन और हीलियम को पकड़ना आसान बनाता है, जबकि छोटे कम द्रव्यमान वाले ग्रहों के लिए हमारे जैसे ग्रह पर हमारा गुरुत्वाकर्षण सौर विकिरण को उन परमाणुओं अणुओं को उबलने से रोकने के लिए अपर्याप्त है। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि कोई भी ग्रह पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 175 गुना अधिक है। वह नेपच्यून जैसा होना चाहिए, न कि पृथ्वी जैसा। और उसी अध्ययन से पता चला है कि यदि हाइड्रोजन हीलियम का वातावरण इसके आधे प्रतिशत तक भी पहुंचता है, ग्रह का कुल द्रव्यमान, सतह का दबाव पृथ्वी की सतह से हजारों गुना अधिक होगा, जबकि तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसलिए K2-18b समुद्र से ढकी पृथ्वी के अनुरूप दुनिया नहीं हो सकती। CHEOPS मिशन ने NU2 लूपी तारे के चारों ओर 3 ग्रहों की खोज की। सबसे भीतरी ग्रह चट्टानी है और इसमें केवल पतला वातावरण है, जबकि खोजे गए दूसरे और तीसरे ग्रहों में बड़े अस्थिर समृद्ध आवरण हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी उन्हें सुपर अर्थ कह रहे हैं, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि न केवल वे चट्टानी नहीं हैं, बल्कि जिन ग्रहों को हम सुपर अर्थ कहते हैं, उनमें से अधिकांश किसी भी अर्थ में पृथ्वी के समान नहीं है। यह 107 पृथ्वी त्रिज्या से ऊपर त्रिज्या वाले सभी एक्सोप्लैनेट तक फैला हुआ है। कई छोटे आकार में अभी भी हाइड्रोजन और हीलियम लिफाफे हैं। हमारी दूरबीनों ने K2-18b के वायुमंडल में वास्तव में क्या पाया? मानो या न मानो, यह नया JWST डेटा पहली बार नहीं है जब हमने इस एक्सोप्लैनेट के वातावरण को देखा है, और यह पहली बार भी नहीं है कि हमने जीवन की संभावना के लिए कुछ दिलचस्प खोजने का संदिग्ध दावा किया है। 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b का स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया। एक अवलोकन आंशिक रूप से इस तथ्य से प्रेरित था कि अपने मूल तारे से दूरी पर यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे से लगभग समान मात्रा में प्रति वर्ग मीटर बिजली प्राप्त करता है, जैसा कि पृथ्वी करती है। उन अवलोकनों से पता लगाने का दावा किया गया। घना हाइड्रोजन युक्त वातावरण, झात बादलों के साथ और जलवाष्प का संभावित पता लगाने के साथ भी हाइड्रोजन निश्चित है। यह हमें बताता है कि यह पृथ्वी जैसी या सुपर अर्थ दुनिया नहीं है, बल्कि नेपच्यून जैसा ग्रह है जिसके चारों ओर एक मोटी गैस का आवरण है। बादल डेटा की एक संभावित व्याख्या है, लेकिन सबूत स्लैम डंक नहीं है। यदि बादल हैं भी, तो आवश्यक नहीं कि वे पानी से बने हों। लगभग कोई भी गैस जो संघनित हो सकती है, बादल बना सकती है। और जल वाष्प को केवल संभावित पहचान के रूप में टैग किए जाने का कारण यह है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप केवल अवरक्त में थोड़ा सा देख सकता है, और जहां उसने K2-18b का अपना स्पेक्ट्रम लिया, जल वाष्प और मीथेन के संभावित हस्ताक्षर एक बहुत ही अलग गैस को पहचाना नहीं जा सका। यह प्लॉट JWST के साथ लिए गए एक्सोप्लैनेट K2-18b के 0.85.0 माइक्रोन के स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। सिग्नल को त्रुटि पट्टियों के साथ डेटा बिंदुओं के साथ दिखाया गया है। खोजकर्ता समूह द्वारा सिग्नल की व्याख्या इसके साथ दिखाई गई है। क्रेडिट N मधुसूदन एट ऑल, एपिजेल स्वीकृत 2023। लेकिन JWST अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्षमताओं साथ इंफ्रारेड में बहुत आगे तक जाने में सक्षम था। जैसे ही K2-18b हमारी दृष्टि रेखा के सापेक्ष अपने मूल तारे के सामने से गुजरता है, उस तारे का कुछ प्रकाश ग्रह के वायुमंडल के माध्यम से फिल्टर हो जाता है, जिससे हमें इसके संचरण स्पेक्ट्रम को मापने और यह देखने की अनुमति मिलती है कि कौन से अणु अपनी फिंगरप्रिंट छोड़ रहे हैं पीछे। जब इसने ऐसे पारगमन कार्यक्रम के दौरान
K2-18b को देखा तो नीरिस और NIR स्पेक दोनों उपकरणों के साथ अपना स्पेक्ट्रम लेते हुए इसने स्पेक्ट्रम को 0.8 से 5.3 माइक्रोन तक फैली सीमा में मापा, जो हबल की 1.7 माइक्रोन की सीमा से बहुत बड़ा है। ऊपर दिखाए गए परिणाम निश्चित रूप से दिखाते हैं कि हबल द्वारा जिसे संभावित जल हस्ताक्षर के रूप में टैग किया गया था वह वास्तव में मीथेन था, और यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है जो इस दुनिया के वातावरण में सबसे अधिक मौजूद हैं। आप यह भी देखेंगे, यदि आप उपरोक्त छवि को देखते हैं तो एक अणु को इंगित करने वाले अक्षरों का एक और सेट है, DMS। यह डाइमिथाइल सल्फाइड का प्रतिनिधित्व करता है, और हालांकि लेखक इस अणु का पता लगाने का दावा करते हैं, यह स्पेक्ट्रम में केवल एक छोटी सी विगल सुविधा है जो इसकी उपस्थिति का संकेत देगी। इस अविश्वसनीय JWST डेटा पर भी बड़ी त्रुटि पट्टियों, अनिश्चितताओं के कारण हम स्पष्ट रूप से इस गैस की उपस्थिति का दावा नहीं कर सकते हैं। हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह या एक्सोप्लैनेट कैसे दिखते हैं? इस चित्रण में विभिन्न प्रकार की संभावनाएं दिखाई गई हैं। वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में पहला एक्सोप्लैनेट खोजा था। 2023 तक कुल संख्या 5000 से अधिक पुष्ट एक्सोप्लैनेट की है। इनमें से कोई भी निवास स्थान के रूप में ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक संभावनाएं जगाते हैं। मुख्य रूप से पृथ्वी के आकार के ग्रहों के बीच, सुपर पृथ्वी के आकार के ग्रहों के बीच नहीं। हाइसियन दुनिया, जबकि पानी से ढकी पृथ्वी के आकार की दुनिया जीवन की तलाश करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प जगह होगी, और विशेष रूप से समुद्र के पानी में होने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े बायोसिग्नेचर की तलाश करने के लिए उन्हीं मानदंडों को गैस पर लागू करना एक बहुत बड़ा काम है। K2-18b जैसी विशाल दुनिया, क्योंकि K2-18b पर पानी नहीं पाया गया। यह सही है, मैं इसे फिर से कहूंगा। JWST के ये नए परिणाम हबल डेटा के पहले के दावे को उलट देते हैं, जिसमें संदेह था कि K2-18b के वातावरण में जलवाष्प मौजूद था। अब हम जानते हैं कि हस्ताक्षर वास्तव में मीथेन की छाप थी, जिसे पहले के अध्ययन में गलती से पानी समझ लिया गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि K2-18b पर पानी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जहां हम संभवतः अपनी वर्तमान तकनीकों का उपयोग करके पानी का पता लगा सकते थे, इस गैस विशाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में अब हम जानते हैं कि वहां पानी नहीं है। शायद अभी भी वायुमंडल की निचली परत में पानी हो सकता है, या वास्तविक सतह के करीब अस्थिर गैसों के नीचे गहराई में। हालांकि यह कितना भी नीचे हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक हाइसीन समुद्र से ढकी दुनिया नहीं है, जैसा कि कई लोगों के पास है दावा किया। जब एक एक्सोप्लैनेट अपने मूल तारे के सामने से गुजरता है, तो उस तारे की रोशनी का एक हिस्सा एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल के माध्यम से फिल्टर हो जाएगा, जिससे हमें उस प्रकाश को उसके घटक तरंग दैर्ध्य में विभाजित करने और वायुमंडल की परमाणु और आणविक संरचना को चिह्नित करने की अनुमति मिलेगी। यदि ग्रह पर निवास है तो हम अद्वितीय बायोसिग्नेचर प्रकट कर सकते हैं, लेकिन यदि ग्रह के चारों ओर वाष्पशील पदार्थों का एक मोटा गैस समृद्ध आवरण है तो रहने योग्य होने की संभावना बहुत कम होगी। लगभग सभी तथाकथित सुपर अर्थ दुनिया जिनके पारगमन स्पेक्ट्रम को मापा गया है ने इन विशिष्ट अस्थिर लिफाफे का खुलासा किया है, जिससे पता चलता है कि वे सुपर अर्थ के बजाय मिनी नेपच्यून हैं। K2-18b अलग नहीं है। श्रेय नासा एम्स, JPL कैलटेक, लेकिन दूसरी ओर शायद यह वास्तव में एक हाइसीन दुनिया है, न कि पृथ्वी जैसी। आइए कल्पना करें कि इस एक्सोप्लैनेट के वातावरण में हाइड्रोजन वास्तव में एक बहुत पतली परत है और इसके नीचे भारी मात्रा में पानी है। वास्तव में आइए कल्पना करें कि इस दुनिया में बृहस्पति और शनि के जल समृद्ध चंद्रमाओं सहित सौर मंडल की किसी भी दुनिया की तुलना में अधिक पानी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो 2020 के एक अध्ययन से पता चला है कि पतले हाइड्रोजन वातावरण के नीचे पानी से भरपूर आंतरिक भाग ऊपरी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के उत्पादन का कारण बन सकता है। यह पता चला है कि वे भविष्यवाणियां JWST द्वारा देखी गई बातों के अनुरूप हैं। दूसरे शब्दों में, यह पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं है कि शायद बस हो सकता है यह पानी से समृद्ध हाइसीन दुनिया का एक मिनी नेपच्यून संस्करण है, और हो सकता है कि वास्तव में इस तरह की दुनिया में जीवन का कुछ अत्यंत विदेशी रूप मौजूद हो। आखिरकार JWST स्पेक्ट्रम डाइमिथाइल सल्फाइड का एक कमजोर संकेत दिखाता है, जिसे हम जानते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर जैविक रूप से उत्पादित किया जाता है। क्या सचमुच यहाँ वही हो रहा है जो हो रहा है? वेब के नाइरिस नियर इंफ्रारेड इमेजर और स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ और NIR स्पेक नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ प्राप्त K2-18b का स्पेक्ट्रा एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता को प्रदर्शित करता है। साथ ही एक संभावित पहचान भी प्रदर्शित करता है, डाइमिथाइल सल्फाइड DMS नामक अणु। हालांकि
डेटा का महत्व संभावित रूप से अध्ययन के लेखकों द्वारा बताए गए परिणामों के अलावा कई अन्य परिणामों का संकेत दे सकता है। श्रेय नासा, CSA, ESA, R, क्रॉफर्ड, STSSCI, J, ऑल्मस्टेड, STSSCI, विज्ञान, N, मधुसूदन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। उस डाइमिथाइल सल्फाइड के बारे में यहाँ पृथ्वी पर डाइमिथाइल सल्फाइड का उत्पादन जीवित जीवों द्वारा किया जाता है। इसे हम स्थलीय बायोसिग्नेचर कहते हैं, जिसका अर्थ है कि जब हम इसे यहाँ अपने ग्रह पर देखते हैं तो यह संकेत है कि जीवन का कोई रूप इसे उत्पन्न कर रहा है। पृथ्वी का अधिकांश डाइमिथाइल सल्फाइड फाइटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है और यह पृथ्वी के महासागरों में पाए जाने वाले कार्बनिक सल्फर के प्रमुख रूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह सोचना उचित है कि यदि हमें किसी अन्य ग्रह पर उसी अणु इस डाइमिथाइल सल्फाइड के हस्ताक्षर मिलते हैं तो शायद वह ग्रह जीवन के लिए एक अच्छा उम्मीदवार है। लेकिन क्या हमें एक्सोप्लैनेट K2-18b पर डाइमिथाइल सल्फाइड मिला? दुख की बात है कि सबूतों की कमी है। जब हम खगोल विज्ञान में पहचान का दावा करना चाहते हैं तो कुछ निश्चित आत्मविश्वास सीमाएं हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। हम इन्हें सांख्यिकीय महत्व के संदर्भ में मापते हैं, जहां यह मानते हुए कि केवल त्रुटियां सांख्यिकीय हैं। 1 सिग्मा सिग्नल 1% समय में अस्थायी साबित होगा, 2 सिग्मा सिग्नल 5% समय में अस्थायी होता है, 3 सिग्मा सिग्नल 0.3% समय में अस्थायी होता है, 4 सिग्मा सिग्नल 0.01% समय में अस्थायी होता है और 5 सिग्मा सिग्नल केवल 0.000% समय में अस्थायी होता है। 5 सिग्मा को हम खगोल भौतिकी और कण भौतिकी में खोज के लिए स्वर्ण मानक मानते हैं, क्योंकि 3 सिग्मा या उससे कम के कई संकेत अक्सर बढ़े हुए बेहतर डेटा के साथ माध्य में वापस आते हैं और नहीं आखिरकार प्रामाणिक जांच हो। और यहीं पर हमें JWST स्पेक्ट्रा की व्याख्या में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या हमने मीथेन का पता लगाया? बिल्कुल, वह हस्ताक्षर वास्तव में 5 सिग्मा सीमा को पार करता है और हम बेहद आश्वस्त हो सकते हैं कि यह वास्तव में K2-18b के वातावरण में मौजूद है। क्या हमने कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाया? शायद हमने वहां 3 सिग्मा सीमा पार कर ली है, जिससे हमें विश्वास हो गया है कि शायद अधिक संभावना है K2-18b के वातावरण में वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड है। और क्या हमने डाइमिथाइल सल्फाइड का पता लगाया? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। पता लगाने का महत्व केवल 1 सिग्मा पर है, जिसका अर्थ है कि हम इसे खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भी कि इसके अस्तित्व का समर्थन करने वाले सबूत बेहद कमजोर हैं। यदि आप बिना कुचले सड़क पार करने की अपनी क्षमता में केवल 1 सिग्मा के प्रति आश्वस्त होते तो आप उस सड़क को पार करना बिल्कुल नहीं चुनते। इसी तरह यदि आप अपने वैज्ञानिक परिणाम में केवल 1 सिग्मा आश्वस्त हैं, तो आपको पता लगाने का दावा करने से पहले मांग करनी चाहिए कि आप अधिक और बेहतर डेटा प्राप्त करें। यह भी ध्यान देने योग्य है और यह इस क्षेत्र से परिचित किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है कि हाइसीन दुनिया के रूप में डाइमिथाइल सल्फाइड और K2-18b के सभी दावों का पता एक ही व्यक्ति से लगाया जा सकता है। कैम्ब्रिज वैज्ञानिक निक्कू मधुसूदन, नासा। रिलीज कैम्ब्रिज रिलीज। और उनका अतीत और वर्तमान कार्य सभी प्राथमिक स्रोतों के पूर्ण सूट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इसके नीचे पानी से भरपूर सतह के साथ पतले हाइड्रोजन वातावरण के परिदृश्य पर चर्चा करते हैं, जहां K2-18b पर डाइमिथाइल सल्फाइड का उत्पादन होता है। समस्त वैज्ञानिक साहित्य। इसका मतलब यह नहीं है कि दावा गलत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि यह दावा केवल और केवल एक व्यक्ति समूह द्वारा किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में जहां स्वतंत्र पुष्टि की नितांत आवश्यकता है। रहने योग्य क्षेत्र की हमारी धारणा पृथ्वी के आकार के ग्रह की अपने मूल तारे से उस विशेष दूरी पर पृथ्वी जैसा वातावरण होने की प्रवृत्ति से परिभाषित होती है, जिसकी सतह पर बर्फ के आवरण के बिना तरल पानी की क्षमता होती है। हालांकि यह उन स्थितियों का वर्णन करता है जो पृथ्वी के पास है। यह अज्ञात है कि क्या यह जीवन की एक आवश्यकता है या यहाँ तक कि एक प्राथमिकता भी है। इनमें से कोई भी निवास स्थान के रूप में छात नहीं है, लेकिन कुछ आकर्षक संभावनाएं जगाते हैं। बड़े पैमाने पर पृथ्वी के आकार के ग्रहों के बीच, न कि सुपर पृथ्वी के आकार के ग्रहों के बीच, जिनके चारों ओर बड़े अस्थिर गैसीय आवरण हैं। श्रेय चेस्टर हरमन, नासा, JPL, PHL और UPR, अरेसीबो साक्ष्य का पुनर्कथन। यह कहां समाप्त होता है और कहां अटकलें शुरू होती हैं? तो एक्सोप्लैनेट K2-18b के संबंध में हम कहां हैं? हम जानते हैं कि इसके वातावरण में मीथेन है। हमें दृढ़ता से संदेह है कि इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है। हम डाइमिथाइल सल्फाइड के विचारोत्तेजक लेकिन ठोस सबूत नहीं देखते हैं, और हम यह भी ध्यान देते हैं
कि यदि JWST ने वास्तव में डाइमिथाइल सल्फाइड का पता लगाया है और यदि यह जैविक मूल का है, तो इस दुनिया में इसका उत्पादन करने वाले फाइटोप्लैंक्टन, बैक्टीरिया जैसे जीवों की भारी मात्रा होनी चाहिए, अब तक पृथ्वी के महासागरों में होने वाले किसी भी प्रकार के उत्पादन से अधिक। हालांकि हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि K2-18b में पानी है। हमें वहां पानी का कोई सबूत नहीं दिखता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुनिया में किसी भी बायोसिग्नेचर का कोई पता नहीं चला है। निसंदेह यह अभी भी हो सकता है। शायद K2-18b का पतला हाइड्रोजन वातावरण, उसके नीचे एक घना पानी वाला महासागर और डाइमिथाइल सल्फाइड पैदा करने वाली व्यापक जैविक गतिविधि वाला मॉडल सही साबित होगा। लेकिन इस बिंदु पर यह अटकलों की एक श्रृंखला है जो एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि डेटा भी बहुत सुसंगत है और इनमें से कोई भी चीज सच नहीं है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि अलौकिक जीवन की खोज में हम में से बहुत से लोग, जिनमें खगोल विज्ञान और खगोल विज्ञान पेशेवर भी शामिल हैं, केवल पत्रकार ही नहीं, बिना पर्याप्त मजबूत सबूत के तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं कि प्रश्न का उत्तर देना अंततः हमारी वैज्ञानिक पहुंच के भीतर है। हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान रहना चाहिए कि हम इसे सही तरीके से कर रहे हैं। लेखक विशेष रूप से इस परिणाम के विज्ञान और सामान्य रूप से एक्सोप्लैनेट K2-18b को समझाने वाले उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉ. एलिजाबेथ टास्कर को हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करें। दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।